इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन उनकी ये गलत फैसला जो होता है खुद उनके लिए खुद भारी पड़ जाता है। लेकिन कहा भी है दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है सेम उसको वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक इंसान की गलती की वजह से एक व्यक्ति क्या पूरा परिवार इस तरह तबाह हो जाता है कि ना कोई उसके आगे बचता है ना कोई उसके पीछे बचता है। जिसके भी कानों में यह कहानी पहुंचती है वह सोचने पर एकदम विवश हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो जो होता है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का महानगर पड़ता है कानपुर, और उसी का घाटमपुर एक कस्बा लगता है, और उसी में बडेरा गांव पड़ता है। उसी गांव में जगमोहन रहने वाले होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनका सिर्फ एक अपना इकलौता बेटा होता है शिव कुमार। लेकिन जगमोहन जो होते हैं एक छोटे मोटे खेतिहर होते हैं, और उन्हीं खेतिहर की वजह से उनके पास जो होता है थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करता था, जिसकी वजह से अपने परिवार का खर्चा बर्चा इधर उठा पाते थे। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 12 अप्रैल साल 2017 को शाम का टाइम होता है। तो शिव कुमार जो होता है अपने ही गौशाला में जाता है, कुछ जानवरों को चारा डालता है और अपने पिता से बोल देता है, लगभग वही 4:30 बजे के आसपास टाइम होने वाला होता है, कि हम इस समय जा रहे हैं गांव के बाहर, बस अर्जेंट कुछ काम है, फिर वापस आ जाएंगे। यह बात बोलकर शिव कुमार जो होता है वहां से चला जाता है, लेकिन दोबारा कभी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आ पाता। लेकिन जब 2 घंटे का वक्त बीत जाता है तो उसके पिता जगमोहन सोचने लग जाते हैं कि अभी शिव कुमार रह कहाँ गया, अभी तक अब लौट के आया नहीं। तो जगमोहन शिव कुमार के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं तो बंद बता देता है। सोचने में पड़ जाते हैं कि आखिर तो अभी मोबाइल वह चार्ज पर लगा हुआ था, आखिर बंद कैसे हो सकता है। जगमोहन तुरंत ही काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर जब 10 बजे के आसपास टाइम होता है दोबारा कोशिश करते हैं शिव कुमार के मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए, फिर बंद बता देता है। काफ़ी फिर सोच में पड़ते हैं, लेकिन हर बार जो होता है कॉल किए जाते हैं कि हो सकता है कि मोबाइल की ख़राबी की वजह से बंद पड़ा हो, तो इसीलिए बार बार कॉल करते हैं। लेकिन उनकी आंखों में जो होता है अब नींद नहीं आती। 12 बजते हैं, 2 बजते हैं, सुबह के भोर के टाइम हो जाते हैं, लेकिन शिव कुमार अपने घर अब लौट के नहीं आता। जगमोहन अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं, शिव कुमार के बारे में एक एक बात बता देते हैं। अब पड़ोसी जो होते हैं जब सुनते हैं तो वह जो होता है इधर जगमोहन के साथ और शिव कुमार की तलाशी करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं उसी वक्त इधर जगमोहन के गांव का ही रहने वाला राजू होता है। राजू आता है खुद जगमोहन के पास, अब खड़ा हो जाता है, बड़े ही हबलाते हुए आवाज़ में कहने लग जाता है कि चाचा जी, गांव के बाहर जो बड़े चाचा वेद प्रकाश का बाग है, उसी बाग में एक युवक की डेड बॉडी एक पेड़ के सहारे लटक रही है। यह बात जैसे ही इधर जगमोहन सुनते हैं उनके मन में आशंकाएं जन्म ले लेती है, और अपने कुछ हित व्यवहारी को साथ लेते हैं और तुरंत वेद प्रकाश के बाग की तरफ बढ़ पड़ते हैं। दूर से देखते हैं कि सही में एक युवक का डेड बॉडी जो होता है एक आम होता है, उसी डाली के सहारे डेड बॉडी लटक रहा होता है। करीब जाते हैं, दूर से देखते हैं, पहचान लेते हैं, और वही तुरंत चीख पड़ते हैं, कहने लग जाते हैं, यह तो हमारा अपना बेटा है, कलेजा का टुकड़ा है शिव कुमार। काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, दहाड़े मारकर बड़े ज़ोर से चीख चिल्लाने लग जाते हैं। काफ़ी लोग वहाँ खड़े होकर तरह तरह की बातें करते कहने लग जाते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि शिव कुमार इस तरह सुसाइड कर सकता है।
लेकिन जगमोहन चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाते हैं कि हमारा अपना जो बेटा है, कलेजे का जो टुकड़ा है शिव कुमार, वह कभी अपने आप को इस दुनिया से मिटाने के लिए निर्णय नहीं ले सकता। हमारे बेटे ने खुद आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। काफ़ी लोग अपने तरीके से बताते हैं, समझाते बुझाते हैं, लेकिन इधर जगमोहन सिर्फ अपनी बात पे अड़े रहते हैं और बिना टाइम गंवाए अपने नज़दीकी पुलिस थाने घाटमपुर इस चीज़ की सूचना दे देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी अरविंद कुमार मिश्र अब जैसी खबर पाते हैं तो वह भी बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और इस चीज़ की जो सूचना होता है कानपुर देहात के एसपी को भेज दे देते हैं और अपनी टीम को अरविंद कुमार मिश्र लेते हैं। लेने के बाद बड़ेरा गांव की तरफ बढ़ पड़ते हैं। दूर से देखते हैं बाग में काफ़ी लोगों का चहल पड़ी अब चल रहा, समझ जाते कि यही बाग होगा। अरविंद कुमार मिश्र अपनी टीम के जिप्सी सहित जो था उसी बाग की तरफ अब बढ़ जाते हैं, भीड़ को देखते हैं, लेकिन भीड़ जैसे ही पुलिस को जिप्सी को देखती तो अपने आप छट जाती है और छड़ते ही वहाँ थाना प्रभारी अरविंद कुमार मिश्र अपनी टीम सहित जाते हैं। देखते हैं आम का एक पेड़ है, काफ़ी मोटा पेड़ है, उसी का एक टहनी है, उसी टहनी पर एक युवक का डेड बॉडी लटक रहा है, जिसकी उम्र देखने में 29 से 31 साल के बीच लग रहा होता है। पुलिस की टीम के सामने खड़े होते हैं, जगमोहन वहीं चीख रहे होते हैं। पुलिस की टीम उनसे पूछने लग जाती है, कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा बेटा कल शाम को 4 बजे के आसपास घर से निकला हुआ था, दोबारा लौट के घर वापस नहीं आया। पुलिस की टीम सोचने लग जाती है तो आत्महत्या है। पुलिस की टीम जैसे ही जगमोहन से पूछती आखिर आत्महत्या का क्या कारण हो सकता है, तो जगमोहन कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा कतई आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, उसकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस की टीम डेड बॉडी को नीचे उतरवाती है, डेड बॉडी को तौर तरीके से निरीक्षण करती है, लेकिन देखती है शरीर पर कोई जो होता है ब्लड तक के निशान अब नहीं होते हैं। लेकिन जब काफ़ी ध्यान से देखा जाता है शिव कुमार के गले पर दाएं और बाएं तरफ काले निशान पड़े होते हैं। पुलिस समझ जाती है कि यह सही लग रहा है कि हत्या है। पुलिस की टीम जगमोहन से कह बैठती है कि आखिर तुम्हारे बेटे का हत्या कौन कर सकता है। जगमोहन बड़े ही तौर तरीके से कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी एक रिश्तेदार है ममता, और उसका ही एक अपना करीबी साथी अपना प्रेमी है पप्पू यादव, दोनों ने मिलकर हमारे बेटे का बेरहम तरीके से सोची साजिश समझ के तहत हत्या की है, क्योंकि हमारे बेटे ने हमारे सामने कुछ ऐसी बात बताई थी जिसकी वजह से पूरी तरह से अब हमें यकीन हो गया था। लेकिन जाते वक्त हमारे बेटे के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया था, वह कॉल ज़रूर ममता का ही होगा। पुलिस की टीम जैसे ही जगमोहन से यह बात सुनती है, सुनने के बाद होता है टीम को हिदायत देती है ममता और पप्पू यादव को जल्द से जल्द अपने कस्टडी में लेने के लिए, और इधर शिव कुमार यादव की बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी जो अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और जगमोहन के ही तहरीर पर नामजद हत्या का मुकदमा शक के बिना पर इधर पप्पू यादव और साथ में ममता के ऊपर दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की टीम सबसे पहले सबूत को इकट्ठा करने के लिए लग जाती है और इधर शिव कुमार यादव के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता। लेकिन जब पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी मोबाइल नंबर में CDR डिटेल के तहत पता चल जाता है कि वह जो एक अनजान नंबर उसी में पहले से दिखा रहा था, वह अनजान नंबर से लगातार कई महीनों से बात ज़रूर हो जाया करते थे। लेकिन घटना वाले दिन लगभग 4:30 बजे के आसपास उस पर एक कॉल आया था। वह कॉल किसी और का नहीं होता है, बल्कि वह कॉल जो होता है ठीक ममता का ही होता है। पुलिस समझ जाते हैं कि बस करो, इसमें ममता का पूरी तरह से हाथ है, इसीलिए ममता को जल्द जल्द अपने कस्टडी में लेना काफ़ी अनिवार्य है। और पुलिस की टीम अपने कर्मी को हिदायत देने के बाद पुलिस की टीम जाती है ममता के ही घर पर धावा बोल देती है, और दूसरी टीम पप्पू यादव के ही जो ठीक बडेरा गांव के दूसरी छोर पर एक गांव होता उसी का रहने वाला होता है। पुलिस की टीम ममता और साथ में पप्पू यादव दोनों को अपने कस्टडी में लेती है, अपने थाने ले आती है, क्योंकि पप्पू यादव जो होता है कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं था, पहले का ही थाने में पहुंचने वाला एक अपराधी व्यक्ति था। इसीलिए पुलिस की टीम समझती है कि पप्पू यादव पुलिस के सामने जल्द टूटने वाला नहीं है। इसीलिए महिला के पुलिसकर्मी होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं, ममता के पास जाते हैं। लेकिन ममता पुलिस के सामने यही बात कहने लग जाती है कि साहब शिव कुमार तो एक अपना हमारा रिश्तेदार है और साथ में हमारे गांव का होने नाते
आखिर हम उसकी हत्या क्यों करेंगे, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ममता के सामने खुद ममता का एक 8 साल का बच्चा होता है जिसका काल्पनिक नाम कल्लू होता है, वहीं खड़ा होता है। पुलिस की टीम उसके चेहरे को लगती है और जब लख लेती है तो बड़े ध्यान से समझ जाती है कि कल्लू कुछ हमारे सामने सच्चाई बताना चाह रहा है, क्योंकि कल्लू काफ़ी डरा और सहमा होता है। पुलिस की टीम कल्लू को बड़े आराम से अपने कब्जे में लेती है और दूसरे साइड में ले जाती है। उसको कुछ खिलाने पिलाने की चीज़ बड़े तौर तरीके से पुलिस की टीम दे देती है और पुलिस के सामने कल्लू ऐसी सच्चाई रखता है जिसकी वजह से पुलिस की टीम अब टाइम नहीं लगता कि ममता अब सच्चाई ना कबूले। पुलिस की टीम इधर कल्लू को ममता के सामने पेश करती है और फिर वही कल्लू बात दोहरा देता है, जिसकी वजह से ममता अब बिना टाइम गंवाए इधर शिव कुमार की हत्या का राज खुद अपने प्रेमी पप्पू यादव के हाथों और साथ में अपना हाथ बताते हुए खोल देती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है, जो कहानी बयां करती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास आ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता महानगर पड़ता है और कानपुर, और उसी का ही डेरापुर एक कस्बा लगता है और एक मटेरा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं जय कुमार। जय कुमार की अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं। तीनों बच्चियों में 2 बेटियां जो होती हैं ऑलरेडी शादीशुदा भी होती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है ममता। लेकिन जय कुमार के पास जो होता है थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन थी, उसी खेतिहर ज़मीन के बदौलत जो होता है अपने दोनों बेटियों की शादी कैसे ना तैसे कर देते हैं। लेकिन ममता जो होती है पढ़ने भी अव्वल होती है, अपने पास एक प्राइमरी स्कूल होता है, उसी में जाकर बचपन की पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जब कुछ साल बीतता है, जब पढ़ाई का मन ममता का नहीं लगता, तो उसी बीच ममता की जो अपनी माँ होती है खुद माँ ममता को पढ़ाई से इनकार करवा देती है, जिसकी वजह से ममता अम्मा के साथ रहकर घर गृहस्थी में इधर उलझ जाती है। लेकिन ममता देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और बोलने चालने में 1 नंबर तड़तड़ होती है। लेकिन जय कुमार जैसे देखते हैं कि ममता अब तो शादी की दहेज पर पहुंच चुकी है और शादी करना काफ़ी अनिवार्य है, तो जय कुमार काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं। अपने रिश्तेदारों को खबर देते हैं कि हमें एक लड़का चाहिए। रिश्तेदार भी खबर पाते हैं और ममता को जानते पहचानते पहले से रिश्तेदार भी लग जाते हैं। तभी कुछ रिश्तेदार जो होते हैं उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक घाटमपुर जो कस्बा पड़ता है बटेरा गाँव है, उसी गाँव का रहने वाला अमित होता है, जो एकदम चंचल होता है। साथ में घाटमपुर में ही एक बड़ा सा मॉल है, उसी मॉल में जाकर नौकरी किया करता था और उसी से अपने पूरे परिवार का खर्चा बर्चा भी चलाता था। लेकिन अमित का जो बचपना होता है पढ़ाई में ना बल्कि वह घूमने फिरने में ज़्यादा सा होता है। उसके पिता जो होते हैं अमित को लेकर भी परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही अमित की उम्र बढ़ती है, बढ़ते हुए देखते हैं तो लगने लगता है कि अब अमित नौकरी लायक हो गया है। तो घाटमपुर का जो मॉल होता है उसी में जाकर इधर अमित की नौकरी करने लग जाता। अमित ठीक ठाक पैसे कमाता है। लेकिन जैसे ही जय कुमार को पता चलता अमित के बारे में, तो अपनी बेटी का जो रिश्ता होता है अमित के हाथों में देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। परिवार वाले पूरी तरह से जान पहचान बनाते हैं, देख दिखाया करते हैं, फिर दोनों का रिश्ता तौर तरीके से तय हो जाता है। लेकिन जब पहली बार इधर ममता अपने ससुराल जाती है और अपने पति को पहली नज़र में देखती है, देखने के बाद जो होता है अपने पति के रूप में दर्जा दे बैठती है कि चलो हमारा पति जो हमारे लिए हमारा पति ही है। लेकिन जब अमित अपनी पत्नी इधर ममता को देखता है तो उसका भी दीवाना सा हो जाता है कि आखिर ऐसी पत्नी हमारे नसीब में पहले अगर थी तो पहले आई क्यों नहीं। लेकिन दोनों का जो जीवन होता है एक मोड़ पर चलना शुरू हो जाता है, समय बीतने लग जाता है और समय के हिसाब से जो होता है ज़िंदगी में ममता और साथ में अमित की ज़िंदगी ऐसा मोड़ ले लेता है कि ममता अपनी जेठानी जब बरखा को भी देखती तो देखने के बाद उसको देखकर छल्ला से जाती, क्योंकि ममता की खूबसूरती देखने लायक बनती थी। इसीलिए अपनी जेठानी के साथ जो होता है ममता का मनमुटाव ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से ममता हर दिन अपनी जेठानी को लेकर घर में कला ज़रूर मचा देती है। उसके मन की जो जिज्ञासा होती है कुछ और कह रही थी कि क्यों ना चलें अपना घर बार छोड़ छाड़ कर कहीं और
मकान बसा लिया जाए। और अपने पति इधर अमित से बार बार जिद करती है, लेकिन उसका जो अपना पति होता है ना अपनी माँ, ना अपने पिता, ना अपने भाई का साथ छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होता था। लेकिन ममता जब काफ़ी दुखी हो जाती है तो ऐसी चाल चल लेती है, ऐसी चाल चलने की वजह से ममता के परिवार वाले जो होते खुद दुखी हो जाते हैं और ममता और साथ में अमित को अलग कर देते हैं गाँव के दूसरी छोर में। इधर अमित और साथ में ममता अपने ही नए मकान में रहना शुरू कर देते हैं और उधर अमित को कुछ अपने पिता के द्वारा खेतिहर ज़मीन मिल जाता है और ज़मीन लेकर कुछ फल सब्जी उगाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद ममता को एक बेटा हो जाता है जिसका नाम कालू रखते हैं। अपनी ज़िंदगी तौर तरीके से जो होता है इधर ममता और अमित जीना शुरू कर देते हैं। अमित जो होता सुबह के टाइम इधर ड्यूटी पर निकल जाता और शाम के टाइम जैसे ही ड्यूटी से वापस लौटता तुरंत अपनी खेत की तरफ भागता। रोज़ का यही जरिया होता है। लेकिन इधर अमित ज़िंदगी से नौकरी पेशे और खेतिहर से ऊब सा जाता है। ज़िंदगी उसकी तबाह होने लग जाती है। आखिर अब करे तो करे क्या, इसीलिए थोड़ी बहुत शराब का सेवन अब करना शुरू कर देता। शाम के टाइम जब भी लौटता शराब के नशे में और जैसे ही बेड पे सोता तो उसी वक्त खर्राटे लेना अब शुरू कर देता। ममता जैसे पास जाती उसी वक्त देती नज़ारा सन्न सा रह जाती, ना कुछ सोचती ना कुछ समझती, समझ जाती कि हमारी ज़िंदगी अब तो पूरी तरह से ख़राब सी है। और वह शरारी सुख के लिए इतनी बेताब सी हो जाती है कि इसके लिए अपनी पति से झगड़े तकरार शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच अमित का एक अपना करीबी दोस्त होता है जो उसके ही अपने ही बिरादर का होता है। जगमोहन का अपना बेटा होता है शिव कुमार। जगमोहन तो खेतिहर होते हैं और शिव कुमार जो होता है गांव में रहकर घूमना फिरना चालू होता है। लेकिन इसी बीच शिव कुमार की अब जो दोस्ती होती है वह जाकर अमित से बन जाती है, क्योंकि दोनों एक नंबर के शराबी थोड़ी समय के बाद बन चुके होते हैं। तो इसी बीच शिव कुमार का एक दिन अमित के घर आना हो जाता है। लेकिन अमित के घर आने की वजह शिव कुमार की जो नज़र होती है जैसे ही ममता की ऊपर पहुंचती है, खूबसूरती देखकर उसका एकदम मोहित सा हो जाता है। और उसी दिन से अपने आप को बड़ा ठगा महसूस करता है कि आखिर ममता इतने दिन से हमारी नज़रों से कैसे बची रही। और भाभी का वही रिश्ता बताता है और बताने के बाद हंसी ठिठोली ममता से करना शुरू कर देता है। लेकिन ममता के सामने ऐसी बात रखता है जिसकी वजह से ममता को लगने लगता है कि आखिर हमारे सामने लग रहा है शिव कुमार एक अच्छा तौर तरीका पेश करेगा। और ममता भी भाव को समझती है। समझने की वजह से अब दूसरे दिन से शिव कुमार का जो होता है इधर खुद अमित के साथ उसके घर आना जाना बन जाता। और मौका मिलने के बाद शिव कुमार का ममता से भाभी का रिश्ता बनाकर हंसी मजाक चलने लग जाता है। लेकिन हंसी मजाक इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों के बीच कभी कभी हरकतें भी पार हो जाते हैं। ममता भी समझ जाती है कि आखिर शिव कुमार चाहता क्या है और शिव कुमार भी समझ जाता है कि ममता चाहती क्या है। अब जब भी शाम का टाइम होता ज़रूर आंखें चार करने के लिए शिव कुमार अमित के पास जाता और अपने ही पैसों से काफ़ी सारा शराब की बोतल लेता और अमित के घर जाकर महफिल जमाता। और रोज़ महफिल में जो होता जल्द से जल्द नशे में बेसुध अमित को कर देता। मौका निकाल कर ममता के पास जाता, फिर हंसी टुटोले करता। यह सिलसिला चलने लग जाता, लेकिन तलाशी में रहता कब हमारे रिश्ते बनेंगे। तभी एक दिन खुद दोपहर का जब टाइम होता है तो उसी वक्त शिव कुमार जो था इधर जाकर अमित के घर पहुंचता है तो इधर ममता चारपाई पर लेटी हुई होती है। उसके शरीर की जो अवस्था होती है कुछ अलग होती है जो मन मोहने वाली होती है। शिव कुमार अंदर जाता है, लेकिन अवस्था को देखकर उसी समय उसके मन डोल जाते हैं। ममता देख लेती है, खड़ी हो जाती है, लेकिन अपनी अवस्था को नहीं बदलती। कहने लग जाती है कि अभी तो तुम्हारे भैया तो काम पर हैं, अभी आए नहीं। शिव कुमार कह देता है कि भाभी आज हमसे तुमसे काम है, कुछ अर्जेंट काम है। ममता भी समझ जाती है क्या अर्जेंट काम है। शिव कुमार कह देता है कि भाभी हम तुमसे काफ़ी महीनों से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। और उसी वक्त अपने दिल की बात का पूरा जो इजहार होता है एकाएक शिव कुमार खोल देता है। लेकिन ममता कह देती है कि हमारे अपने बच्चे भी, हमारा अपना पति भी है, हमारी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाएगी। शिव कुमार कह देता है कि भाभी अगर आप चाहोगी तो कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह की बात शिव कुमार कर देता कि ममता इशारा करती है। इशारा करने के बाद अपने ही बेडरूम में ले जाती, शिव कुमार के साथ वही संबंध बना देती है। लेकिन संबंध की जो तृप्ति होती है ममता जब एहसास पाती है तो अपने पति इधर खुद अमित को भूल जाती है। हर रोज़ का ममता और शिव कुमार का मिलना जुलना हो जाता है। शिव कुमार जैसे ही देखता कि अपनी ड्यूटी के लिए अमित निकल चुका है तो फ़ायदा उठाकर घर में जाता।
इधर पहले से इंतज़ार करते हुए खुद ममता दिखाई देती और बेडरूम में ले जाती, वहीं रिश्ते को अंजाम देती। सिलसिला बेधड़क कायदे चलने लग जाता। ऐसे चलते चलते लगभग 1.5 साल का वक्त निकल जाता है। और जब निकल जाता है, इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं धीरे धीरे पड़ोसियों के कानों में पहुंचने शुरू हो जाती है, यार दोस्तों के कानों में पहुंचने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खबर अमित के कानों में पहुंच जाता है। लेकिन अमित जैसे ही खबर पाता है तो भन्ना जाता है। इसकी खबर पाते ही अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन पूछताछ करने के बाद उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है। उस समय शराब की नशे में होता है, उन्हें पिटाई कर देता है और उसी दिन से अपने घर आने से शिव कुमार को मना कर देता है। लेकिन कुछ दिन ममता और साथ में शिव कुमार के बीच दूरियां तो मिटी रहती हैं, लेकिन ममता को ना रहाइश होता, ना दूसरी तरफ शिव कुमार को रहाइश होता। इसी बीच अमित के घर एक व्यक्ति आता है और ममता जाती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है, पहचान भी लेती है। पता चलता है हमारे गांव का दूसरी छोर एक और गांव है मानपुर, और समझ जाती है मानपुर का तो पप्पू यादव है। उसके मूछे के जो ताव होते कुछ अलग बयां कर रहे होते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जो होता है एक साहूकार था। लोगों को ऋण बांटने की उसका पेशा होता है, ठीक ठाक उस ब्याज आते थे, उसका अपना परिवार भी होता है। लेकिन पप्पू यादव जैसे ही घर में दाखिल होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर ममता से पैसे मांगना शुरू कर देता है। लेकिन ममता जो होती है पैसे के बदले उसके कुछ सामने पेश कर देती है, जिसकी वजह से पप्पू खुद ममता का दीवाना हो जाता है। और दूसरे दिन जो होता है इधर ममता को खुद शिव कुमार की पहले से तलब लगी होती है, लेकिन शिव कुमार की तलब ना पूरा हो पाने की वजह से इधर पप्पू यादव को भाव देना अब शुरू कर देती है। अब पप्पू यादव जो होता है ममता का भी दीवाना हो जाता है, और जब भी मौका मिलता पप्पू यादव बातचीत करने के लिए ममता के पास आता। लेकिन ममता भी समझ जाती कि पप्पू यादव अब चाहता क्या है, क्योंकि पप्पू यादव एक दबंग किस्म का आदमी में होता है। अगर उसकी बात को इनकार किया गया तो खुद ममता के लिए भारी पड़ जाता है। इसीलिए ममता जो होती है अपने पति से ऋण के लिए खुद अपने आप को पेश करने के लिए सौदा कर लेती है और फैसला लेती है। तभी जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी पप्पू यादव घर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता पैसे के लिए तो ममता हाथ पकड़ अपने बेडरूम में ले जाती है और वहीं पप्पू यादव के साथ संबंध बना देती है। पप्पू जो होता समझ जाता है कि अब पैसे हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा चीज़ पाया जाता है जिसकी वजह से पप्पू अब अपने सारे पैसे को भूल जाता और ममता के साथ दीवाना हो जाता है और दोनों के बीच रोज़ की मिलना जुलना जारी हो जाता है। लेकिन इधर ममता जो होती है कुछ दिन बाद अब शिव कुमार से भी मिलने जुलने जारी कर देती है। इधर शिव कुमार और दूसरी तरफ पप्पू यादव से दोनों से रिश्ते चलने लग जाते हैं। लेकिन ममता जो होती है अब दोनों को छोड़ना नहीं चाहती थी, उसके ज़िंदगी का यह जरिया बन जाता है। और बनने की वजह से ममता ना कभी पप्पू से दूर रहना चाहती थी और ना कभी शिव कुमार से। दो दीवानों को अपनी ज़िंदगी का जरिया बना लेती है। और तभी एक दिन जैसे दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त पप्पू यादव जैसे ही ममता के गांव पहुंचता है तो घर के सामने जैसे ही पहुंचता है तो उसी वक्त घर के अंदर से शिव कुमार निकलता है। अपने सामने पाता है, एकदम दंग सा रह जाता है और अंदर जाता है और जाते ही इधर पहुंच बैठता है कि ममता आखिर वह कौन था। ममता कह देती है कि वह हमारा रिश्तेदार शिव कुमार है, लेकिन हमारे घर उसका आना जाना जो होता है पहले से बना हुआ है और हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमारे दिनों हमारे वादे से मुकर कर हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर संबंध बनाता है। यह बात जैसे पप्पू सुनता करने लग जाता है, अब हमें कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा उसका मुँह और साथ में उसका ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। पप्पू यादव जो होता है उसी दिन से ठान लेता, फैसला ले लेता है। लेकिन इसकी खबर दोनों प्रेम संबंधों की जो खबर होता है यह जाकर ममता के अपने पति अमित को लग जाता है। लेकिन समझ जाता कि हमारी जो पत्नी है ममता अब सुधरने वाली नहीं है और उसी वक्त फैसला लेता है और फैसला लेकर अपना घर बार छोड़कर अपने कस्बे में जाता है और वहीं अपने पुराना एक मकान होता है उसी में रहने लग जाता है और वहीं से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब भी अपने बेटे से मिलने का मन करता है तो अमित जो होता है अपने घर आकर मिल के फिर वापस चला जाता है और ममता जो होती है इधर दोनों से करीबी बनाने के लिए एकदम दिलदान दे चुकी होती है। लेकिन इधर पप्पू जो होता है फैसला ले चुका होता है और पप्पू फैसले के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए लग सा जाता है। और तभी ठीक 12 अप्रैल साल 2017 का जैसे ही 4:30 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी बीच जगमोहन का जो बेटा था शिव कुमार अपने ही गौशाला में कुछ गायों को चारा डाल रहा होता है। उसके पास फ़ोन आता है, वह ममता का फ़ोन आता है। ममता उस समय मार्केट में होती है और मार्केट में जो होता है इधर
खुद शिव कुमार पहुँच जाता, शॉपिंग करवाता, फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ममता जो होती है उसी समय उसको अपने साथ अपने कमरे पर ले जाने के लिए तैयारी करती है। शिव कुमार और ममता दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी इधर शिव कुमार का अपना करीबी दोस्त मिल जाता है जो खुद उसको दुकान पर बैठा लेता है। लेकिन इधर ममता अपने घर चली जाती है। लेकिन घर जैसे पहुंचती ममता तो देखती थी पहले से पप्पू यादव अब बैठा हुआ है। अब पप्पू यादव को लेकर अपने घर में कुल जोता हिला चोली शुरू कर देती है, क्योंकि उसका जो अपना बच्चा होता है अपने ही कमरे में गहरी नींद में सो चुका होता। अब पप्पू यादव कमरे में बैठकर अपने हिसाब से घर के आनंद ले रहा होता है। और तभी रात का लगभग जैसे 10 बजे के आसपास टाइम आ, उसी बीच अमित घर में घुस जाता है। और घुसते ही एकाएक और उसी बीच शिव कुमार जो होता है घर में घुस जाता। और घुसते ही एकाएक ममता के ऊपर टूट पड़ता है, वहीं काम करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन पप्पू देखता, पकड़ लेता। पकड़ लेने के बाद इधर ममता समझ जाती है कि हमारे साथ होने वाला क्या है। और इसीलिए ममता पास रखा हुआ एक डंडा लेती, उसी डंडे से शिव कुमार यादव की काफ़ी तरह से पिटाई करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच पप्पू और साथ में शिव कुमार के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। झगड़े तकरार देखकर ममता इशारा कर देती है। पप्पू समझ जाता। पप्पू और ममता दोनों जो होते हैं शिव कुमार का वहीं पर गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और उसी प्लान के तहत जो होता है तुरंत उनका जो मन होता है हिलोरे मार जाते हैं और रात का वक्त देते हैं, सन्नाटा देखते हैं। दोनों अपनी बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। अपने गाँव के ही वेद प्रकाश तो उन्हीं बाग में ले जाते हैं। आम का पेड़ देखते हैं, उसी पेड़ पर खुद शिव कुमार के बॉडी को लटकाने के लिए प्लान बनाते हैं। और प्लान के तहत खुद उसके कपड़े लेते हैं और लेकर उसके ही गले में लाद लेते हैं। और लादने के बाद ले जाकर उसी पेड़ पर टांग कर फिर अपने घर चले जाते हैं। सोच लेते हैं अब तो हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से चलेगी। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद ममता रखती है, रखने की वजह से पुलिस की टीम इधर पप्पू यादव को अपनी कस्टडी में लेती है और लेकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे और डाल देते हैं। लेकिन इधर कालू का जो जीवन होता है एक माँ की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बेपटरी हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस भी सुनती है, सुनने पर एकदम मजबूर सा हो जाती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।